सबसे बड़ी कमी यहाँ भ्रष्टाचार की है और उसकी वजह से हम लोग जो आती भी नौकरियाँ भी जो आती हैं तो उस पर बड़े लोग हावी हो जाते हैं और जो नीचे दबके हुए लोग होते हैं वो उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हैं। जिसके पास सोर्स फोर्स कोर्स तीनों चीज़ होते हैं वो अपनी नौकरी को अचीव कर लेते हैं। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बहराइच में। बाढ़ की कवरेज करने के लिए लगभग 400 किलोमीटर का सफ़र तय करके मैं बहराइच पहुंचा हूं और इस वक्त मेहपुरवा तहसील में हूं। मेहपुरवा तहसील का एक गांव है परवानी गौड़ी, यहां पे मैं हूं। यहां आने का एक सबब है, एक मकसद है। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे वादा किया है कि हम उन लोगों तक पहुँचेंगे जो दर्द में हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं। उन लोगों तक भी पहुँचेंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके काम करने से लोगों में जागरूकता आ रही है। उन लोगों तक भी हम पहुंचेंगे ताकि उनकी अच्छी चीज़ों को भी हम आप तक पहुंचा सकें। इस गांव में मैं आया हूं, मुझे बताया गया, जो मेरे पीछे ये लोग खड़े हैं, 8-10 लोग खड़े हैं, ये सारे लोग एथलीट हैं। हर कोई अपने अपने फील्ड का विशेषज्ञ है। किसी ने स्टेट लेवल तक का वॉलीबॉल का टूर्नामेंट खेला है, तो किसी ने स्टेट की तरफ से फर्राटा दौड़ में हिस्सा लिया है, तो कोई एनसीसी की तरफ से सर्टिफाइड है। ये सारे लोग, मुझे बताया गया है, कि बेरोज़गार हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पकौड़ा तलना भी एक रोज़गार है और हर एक चीज़ को, पंचर बनाने को भी रोज़गार से जोड़ के देखा गया। पकौड़ा तलने की भी बात आई। ये सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। जिस भी खेल में इन्होंने महारत हासिल की, उसके शीर्ष पे पहुंचने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उसके बाद आज ये बदहाली के दौर में हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर पढ़ लिख करके बहुत अच्छा खेल में प्रयास करके एक ऊंचाई, एक मुकाम हासिल करके, बहुत सारे मेडल्स, बहुत सारे सर्टिफिकेट लेने के बाद अगर ये बेरोज़गार हैं, तो इनसे बेहतर तो वो पकौड़ा तलने वाले हैं जो जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया था। तो आइए अब एक सवाल, एक नई बहस शायद इसके बाद शुरू हो जाए कि अगर इतना कुछ करने के बाद हम बेरोज़गार, आर्थिक तंगी और परेशानी से ही अगर जूझेंगे तो फिर इससे तो बेहतर कुछ हम कर लेते। तो इन्हीं सारी बातों पे चर्चा करने के लिए कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर उन्होंने खेलों में इतना बेहतर किया तो क्यों नहीं उनका कहीं प्लेसमेंट हुआ, या क्यों अपने उनका जो फील्ड है उसमें वो शीर्ष पे पहुँचे। तो यहीं से शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? सर राम बाबू नाम है हमारा। राम बाबू जी सर। क्या करते हैं आप? सर मैं तो अभी बेरोजगार हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। आपने सर पीजी किया है? जी विद एनसीसी और कंप्यूटर डिप्लोमा। फिर भी बेरोजगार हूँ सर। और एथलीट्स में भी रहा मैं, स्टेट जो है डिस्ट्रिक्ट चैंपियन, मंडल चैंपियन भी रहा मैं। मंडल चैंपियन? जी मंडल चैंपियन। वॉलीबॉल सर्टिफिकेट भी मेरे पास है, तमाम मेडल्स मेरे पास है, एनसीसी सर्टिफिकेट भी मेरे पास है। और मैं बहुत ही मेहनत किया, करने के बाद इंडियन आर्मी क्लर्क में ग्राउंड फिट मेडिकल हूँ मैं। रिटर्न के लिए बहुत मैं तैयारी किया, लेकिन यहाँ पे जब रिटर्न देने मैं डिफेंस एकेडमी गया लखनऊ में तैयारी करने, वहाँ बहुत ज़्यादा फीस मांगा गया। 3 महीने का 1,20,000 फीस, और मेरे पास आने जाने का किराया तक नहीं था। तो मैं फ़ीस नहीं दे पाया और फिर वापस आके अपने तैयारी करने लगा और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया सर। जब आपने पीजी किया, कंप्लीट किया, खेलों में आपने बताया कि आप मंडल चैंपियन हैं, तो उस वक्त एक उम्मीद तो रही होगी कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं जरूर प्लेसमेंट मिल जाएगा, मेरा भविष्य बनेगा। किस तरह की सोच थी? सर इंदिरा स्टेडियम बहराइच में है, यहाँ पे हर साल स्कूलों की तरफ से वहाँ पे प्रतियोगिता होता है। हम लोग मेहनत करने के बाद वहाँ पे हम लोग की प्लेस आती है, तो वहाँ के जो भी हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे घर से जो लोग भी वहाँ जाते हैं, दोस्त लोग बड़े उत्साह करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि हम मेहनत करने के बाद ये सर्टिफिकेट हमको 1st, 2nd, 3rd हमारा प्लेसमेंट आया और ये हमको काम आएगा। लेकिन सर अभी तक वो सर्टिफिकेट एक कागज़ के रूप में रह चुका है और कहीं भी उसका मान्य नहीं है। मैं बहुत प्रयास किया, काफ़ी लोगों से मैंने कहा, लेकिन जो है कुछ नहीं हुआ। अब भी बेरोज़गार हूँ सर और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता हूँ सर। खेल कोटे वगैरह से नौकरी भी मिल जाया करती थी रेलवे वगैरह में, जैसे महेंद्र सिंह धोनी जैसे लोगों को मिली थी, या अन्य लोगों की बात करें तो समय समय पे रेलवे डिवीज़न जो है अपने खिलाड़ियों को खेल कोटे से नौकरी वगैरह देती थी सर। तो वो भी उम्मीद तो धूमिल हो गई। बिल्कुल धूमिल। आजकल का वो कंडीशन है सर, जिसके घर में नौकरी है सब उसी के घर में नौकरी मिल रही है। हम लोगों के पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, किसी भी नौकरी के लिए पैसा, ढेर सारा पैसा देना पड़ रहा है। यहाँ हम लोग के आने जाने, एग्ज़ाम
देने तक का पैसा हमारे माता पिता जो है दूसरे से लेके आते हैं। खुद हम मजदूरी करके वो पैसा इकट्ठा करके और एग्ज़ाम देने जाते हैं, फिर एग्ज़ाम टल जाता है, इंटरव्यू टल जाता है, पेपर्स लीक हो जाते हैं, फिर भी सर हम लोग वैसे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं सर। यहीं बने रहिएगा, आपसे कुछ और बात करेंगे। एग्ज़ाम टल जाता है, इंटरव्यू टल जाता है, जो उम्मीदें हैं वो दम तोड़ती नज़र आती हैं, ऐसे में युवा जाए कहाँ? नाम क्या सर गुलशन कुमार। अब ये फील्ड में महारत हासिल? सर मैं एनसीसी होल्डर हूँ, बीएड किया हुआ है मैंने बीएड किया है जी, फिर भी नौकरी नहीं मिली। आज 8 साल हो गया मुझे बीएड किए हुए। 8 साल हो गए जी BEd किए हुए, जी, नौकरी नहीं मिली। नौकरी नहीं मिली अभी तक। अब बेरोजगार और घूम। क्या करना होगा नौकरी पाने के लिए? नौकरी पाने के लिए सर टीटी क्वालिफाई हूँ, सुपर टेट क्वालिफाई हूँ, फिर भी जो घूम रहा हूँ ऐसे बेरोजगार हूँ। आप सुपर टेट क्वालिफाई हैं? जी। तो नौकरी ना मिलने का रीज़न क्या है? अब सर यही है कि मामला कोर्ट में चला जा रहा है, तो उसी चक्कर में पेंडिंग पड़ा हुआ है ये। कोर्ट में चला जा जी। मैंने जो सवाल पूछा शुरू में कि उम्मीदें दम तोड़ रही हैं, इंटरव्यूज कैंसिल हो रहे हैं, नौकरियां हाथ से जा रही हैं, ऐसे में युवा जाए तो जाए? सर कहाँ जाएं, बस वही है, मजदूरी करके जो है अपना जीवन यापन करें। मजदूरी करके सर जीवन यापन कर रहे हैं अपना। मजदूरी कर जी। और कोई सहारा भी नहीं है, बैकअप भी नहीं है घर से कि हाँ चलो इतना बैकअप हो तो आदमी कुछ कर ले, बिजनेस धंधा कर ले अपना कोई। बड़े शर्म की बात है। कहते हैं कि पढ़ेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। भारत अब और कितना पढ़ेगा? सुपर टेट क्वालिफाई, बीएड और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की है, और उसके बावजूद भी नौकरी नहीं मिली, तो और कितना पढ़ेगा भारत और कैसे बढ़ेगा भारत? ये सवाल है सत्ता से। तो क्या लगता है जो ये चक्र चल रहा है, कुछ चक्र कह लीजिए, कभी कहते हैं कि हो जाएगा, कभी कोर्ट में अटक जाती है लोगों की नियुक्तियाँ, तो ये जो छुपा छुपी का खेल चल रहा है, इसका कोई अंत नज़र आ रहा है? सर अभी तो मामला कोर्ट में ही है, अभी कुछ सामने नज़र नहीं आ रहा कि कब तक होगा फाइनल वो। जी। तो मजदूरी करके अपना गुजारा, तो वही साधन है सर, मजदूरी करके ही अपना जीवन यापन करना है। अब मंडल चैंपियन भी मैं रह चुका हूँ एथलीट से 100, 200, 400 मीटर। जी, स्टेट भी खेल रखा है। जी, मंडल चैंपियन। जी। अच्छा, तो आप लोगों को जैसे ये होता है ना कि जब आप दौड़ लगा रहे होंगे ट्रैक पे, तो बहुत सारे जो छोटे बच्चे आपको देखते होंगे, तो उनको ये उम्मीद रहती होगी कि हाँ जैसे ये हमारे भैया दौड़ रहे हैं, हम भी उनको देख करके इसी तरह का करियर में जाए, मिल्खा सिंह बने, है ना। बच्चियां जो हैं उड़न परी पीटी उषा को देख करके, और जो बहुत सारे धावक हैं, हिमा दास हैं, उनको देख करके आगे बढ़ने की जो उनकी कोशिश है, तो उन कोशिशों का कहीं गला तो नहीं घुट रहा है? कैसे आखिर जब आप जैसे लोग क्वालिफाई कर चुके हैं और फर्राटा में आप मंडल चैंपियन हैं, फिर भी आप लोगों के लिए कोई प्लेसमेंट नहीं है, तो उनके लिए क्या होगा? सर देखिए, मान लीजिए आज हम सक्सेस नहीं हुए हैं, ठीक है, या बेरोज़गार घूम रहे हैं, तो हमारे पीछे भी जो भी हैं वो सोचेंगे कि इतना करने के बाद इन्हें नहीं मिला तो हम क्या करें। ठीक है, हम भी नहीं करेंगे, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद जब इन्हें सफलता नहीं मिली या नहीं किसी पायदान पे पहुँचे, तो इनसे मनोबल कम होता है, पीछे वालों का भी मनोबल कम होता है, जो कर रहा है उसका भी मनोबल कम होता है। मान लीजिए अगर मेहनत करने पे सफलता मिल जाती है, तो बैकअप जो होता है, पीछे लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनके अंदर भी उत्साह होता है कि चलो भैया हो हाँ पा गए, हम भी इन्हीं की राह पे चले, हम भी सफल होंगे। आपका क्या नाम है? विकास रावत। विकास रावत। विकास क्या करते हैं आप? पढ़ाई कितना किया? अब मैं ग्रेजुएशन फाइनल हूँ, और 2 बार मैं स्टेट लेवल वॉलीबॉल खेला हूँ, और स्टेट लेवल वॉलीबॉल खेला हूँ एज ए गाज़ियाबाद और मैनपुरी इटावा। उसके बाद मैं 2 बार जिला चैंपियन हुआ। मैं जेवलिंग फेंकता था, 50-55 पे मेरी जेवलिंग गिरती थी। हाँ, जेवलिंग थ्रो। फिर उसके बाद कहीं कोई सक्सेस की नज़र नहीं आई, तो आके अपनी एक छोटी सी दुकान है, पान की गुमटी है, वहीं पे बैठता हूँ। आप पान बेचते हैं? बिल्कुल बेचता हूँ जी, मैं पान बेचता हूँ। यानी मोदी जी की बातें सच हो गई? जो आदमी बेरोजगार बैठा हुआ है वो कुछ ना कुछ तो करेगा अपने जीवन यापन को चलाने के लिए। तो मुझे मेरे पिताजी गुमटी खोल के बैठे हुए हैं, तो मैं बेरोजगार घूम रहा था, बहुत दौड़ा, बहुत भटका, लेकिन जब सक्सेस नहीं मिले तो उन्हीं के साथ उनका हाथ बटा रहा हूँ बैठ कर। जी बाकी यहाँ शाम में आते हैं जी, ये फिजिकल है, फिजिकल अपने फिट करने के लिए मैं आता हूँ रोज वॉलीबॉल खेलने। कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीदें बिल्कुल हैं, लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ये अपना मुद्दा उठा रही है, गवर्नमेंट जो जिस तरीके से नियम कमी, अब कह सकते हैं कि एक तरीके से कि जो भ्रष्टाचार चल रहा है, सबसे बड़ी कमी यहाँ भ्रष्टाचार की है, और उसकी वजह से हम लोग जो आती भी नौकरियाँ भी जो आती हैं, तो उस पर बड़े लोग हावी हो जाते हैं, और जो नीचे दबके हुए लोग होते हैं वो उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हैं। नौकरी बहुत सीमित मात्रा में भी होती है, कैंडिडेट्स लाखों में होते हैं कैंडिडेट्स, और ये जो एज चल रही है बहुत ही कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट एज है, जिसकी वजह से अच्छे लोग
तो रह जाते हैं। बाकी जिसके पास सोर्स फोर्स कोर्स तीनों चीज़ होते हैं वो अपनी नौकरी को अचीव कर लेते हैं। सोर्स फोर्स और कोर्स बिल्कुल। विकास रावत हैं, इनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे। इन्होंने एक चीज़ कहा कि कोर्स फोर्स और सोर्स, इन तीन चीज़ों की वजह से नौकरियां मिलती हैं। स्टेट लेवल से वॉलीबॉल खेल चुके हैं 2 बार, और उसके बावजूद भी अगर ये पान की गुमटी में बैठ के पान बेच रहे हैं तो भारत का भविष्य सही दिशा में नहीं जा रहा। ये मेरी अपनी सोच है। आप बताइए कि कैसे आखिर सुधार कैसे होगा? क्या इसी तरह से व्यवस्थाएं चलती रहें तो फिर पढ़ने लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं समझेंगे लोग? जी, जैसे इन्होंने कहा, विकास ने कहा सर कि जो आप सुपर टेट क्वालिफाई हैं, आप मजदूरी करते हैं। विकास 2 बार के स्टेट लेवल के पार्टिसिपेटर रह चुके हैं वॉलीबॉल के, वो पान बेचते हैं, आप मजदूरी करते हैं, तो फिर तो सर इसमें यही है कि नौकरियां कम होती हैं, लोग ज़्यादा होते हैं, जिनकी पहुंच होती है वहां तक, पैसा होता है, उनको नौकरी मिल जाती है। जो जिनके पास पैसा नहीं होता है उनको नौकरी नहीं मिल पाती। यही है करप्शन। पैसों का ही। हाँ सर, एक तरीके से समझ लिए पैसों का ही है जी। राम बाबू, भविष्य में कोई उम्मीद लग रही है कि चीज़ें बदलेंगी? एक नए भारत की शुरुआत जिसकी बार बार बात हो रही है कि एक नए तरह का भारत, क्या नए तरह का भारत यही है? नौकरियां लोगों की जा भी रही हैं, मिलना तो दूर छोड़िए, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तो उस दशा में जब जा रही हैं तो आपको कैसे उम्मीद है कि हाँ हमको सरकारी नौकरी मिल जाएगी या कुछ अच्छा हमको रोजगार मिल जाएगा? सर नौकरी की अगर बात करें तो नौकरी का एक एज लिमिट होता है। अगर आर्मी में होता है 17.5 से 23 या 25 जो भी होता है, गवर्नमेंट में भी एक एज लिमिट होता है। तो हम लोग इन्हीं गवर्नमेंट के चढ़ाव उतार के कारण जो हम लोग की उम्र निकल जाती है, यूं ही नौकरी हम लोग मिलते मिलते भी अगर हम लोग उसके एबल हैं, मेहनत भी करके जाते हैं तो ओवर एज हो जाते हैं, कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है। बाकी अगर नौकरी की बात करें इस समय, तो अभी सर हम लोग अपने जो भी हम लोग करेंगे या सक्सेस होंगे या जो भी उम्मीद है, अपने स्वयं के बल पे मेहनत मजदूरी करके। आत्मनिर्भर भारत का जो बात कहा है, आत्मनिर्भर भारत तो भारत बहुत पहले से है। मैं देख रहा हूँ जहाँ जहाँ मैं गांव में जा रहा हूँ, वहाँ पे लोग सेल्फ डिपेंड हैं पहले से ही, उनको नौकरी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो क्या युवा भी मान ले कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, नौकरियाँ नहीं मिलेंगी? गवर्नमेंट बिल्कुल युवा को जो है नौकरियों से या रोजगार से उनका जो है दिशा जो है हटा दे रही है। कुछ ऐसे समय समय पे कुछ ऐसे जो है नीति लाके कि हम लोग आपस में ही अपने ही आपस में जो है मतभेद पैदा करके, या जो भी हम बात करें, हम किसी भी पार्टी का या किसी भी सरकार जो प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है बीजेपी का, हम कुछ नहीं गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए युवाओं के बारे में। जो रोजगार है, जैसे रेलवे की नौकरी गायब कर रही है, आखिर वो कर्मचारी कहाँ जाएंगे सर? और नौकरी देने वाला रेलवे डिपार्टमेंट। और मैं सर इस न्यूज़ जो है, जो CIB न्यूज़ है आपका, मैं सबसे बड़ी बात कि आपका मैं आभारी हूँ पूरे ये गांव की तरफ से कि हम लोगों की आवाज़ आप जो है टीवी पे दिखाएंगे या हम लोगों की बात बताएंगे। आज तक सर गांव में इस तरीके से आके और हम लोगों की समस्याओं को सुनने वाला, दिशा निर्देश देने वाला आज तक को नहीं मिला। इसलिए सर हम सब लोग आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। हमारी कोशिशें लगातार जारी रहेंगी। रात का वक्त है, क्योंकि हम जब यहाँ पहुँचे तो अंधेरा होना शुरू हो गया था। इस वक्त रात हो गई है। मोबाइल के फ्लैश जो टॉर्च हैं उसकी रोशनी में हम ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं। 2 चीज़ें इस बातचीत के दौरान मुझे समझ में आई। एक तो वो है कि नौकरियां जा रही है, दूसरा ये है कि युवा जो आपके सामने खड़े हैं, राम बाबू जैसे हैं, विकास रावत जैसे हैं, और एक सज्जन हमारे बीच में और हैं, तो गुलशन जी हैं। इन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही और लोगों की नौकरियां जा रही हैं। एक अपने तरह का एक नया भारत है। बहरहाल ये युवा परेशान है। अगर टैलेंट, हम बात करते हैं कि आपके अंदर अगर टैलेंट होगा तो आपका रास्ता दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, आप अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि सुपर टेट क्वालिफाई करने वाला व्यक्ति, B.Ed करने वाला व्यक्ति, अगर उसे नौकरी ना मिले तो फिर और कौन सी अचीवमेंट चाहिए और कौन सी क्वालिटी चाहिए सक्सेस के लिए। एक ऐसा बंदा होता है जो 2 बार स्टेट की तरफ से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, वॉलीबॉल के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है। उससे और क्या प्रूफ करना है, ये मेरी समझ से बाहर है। पढ़ा लिखा नौजवान है, ग्रेजुएशन किया है, पान बेच रहा है। और हम सभी के लिए एक शर्म की बात है कि हमारे देश में जो प्रतिभाएं हैं इस तरह से दम तोड़ रही हैं। दूसरी तरफ राम बाबू हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं राम बाबू, और ये भी परेशान है। मजदूरी करके लोग अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो इनको कभी देख करके इन्हें अपना रोल मॉडल समझ के, छोटे छोटे गांव जो है ना, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, इन्हीं लोगों को देख करके अपने नन्ही नन्ही आँखों में बड़े बड़े सपने पालते हैं। और उनके सपने
जब ये अपनी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं होंगे, अपने मुकाम को नहीं पाएंगे, या सरकार इन युवाओं को जो बेरोज़गार हैं इनको सही तरीके से हैंडल नहीं करेगी, रोज़गार के कोई अवसर नहीं उपलब्ध कराएगी, तो वो नन्ही नन्ही आँखों में जो बढ़ेगा भारत कह के जो सपना दिखाया जाता है, उनके सपने भी टूट जाएंगे और फिर ना जाने एक ऐसे भारत का निर्माण होगा जो हम सबके समझ से परे है। सरकारें जागें, राजनीति के मुद्दे चलते रहेंगे, देश सर्वोपरि है, देश रहना चाहिए और देश ऐसे युवा बनाते हैं। इनकी काबिलियत, इनके जोश, इनके जज्बे को यूं ही नष्ट या नुकसान नहीं किया जा सकता, यूं ही ख़त्म नहीं किया जा सकता। इनका सदुपयोग करेगा, युवाओं की ऊर्जा का सदुपयोग जब भारत करेगा तभी भारत बढ़ पाएगा, तभी भारत समृद्ध हो पाएगा, तब भी भारत की महानता पूरे विश्व में प्रासंगिक बनी रहेगी। साथ साथ हम आपसे एक और वादा करते हैं कि इस तरह की युवाओं की कहानियाँ, उनकी बातें, उनकी चीज़ों को हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि जनता की आवाज़ बनना ही हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता का आधार है। हमसे बातचीत करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सर।